आइए बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 6 का लेसन नंबर 9 पार्ट 4 पार्ट 4 अध्ययन करेंगे। आज चौथा भाग है। तो जो हम पाठ पढ़ रहे हैं सजीवों के बारे में, उनकी विशेषताएं और उनके आवास। इस सजीवों की अनेक विशेषताएं होती हैं, लेकिन आज हम लोग केवल ये चैप्टर जो है उन्हीं विशेषताओं को लेता है, विशेषताओं को और आवास के बारे में अध्ययन करता है। सजीवों की जो विशेषताएं और आवास है उसके बारे में तो हम लोगों ने को विशेषताएं पढ़ा, सजीवों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनके आवास के बारे में जाना कि आवास क्या होते हैं, आवास के घटक क्या हैं। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आवासों कितने प्रकार के होते हैं और उन आवासों के मुख्य कितने प्रकार हैं और फिर उन आवासों के फिर अब कितने प्रकार हैं, उनकी कितनी शाखाएं। तो हम देखते हैं मुख्य रूप से आवास जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय आवास, एक जलीय आवास। आप लोग जानते हैं कि स्थलीय आवास उस आवास को कहते हैं जो स्थल पर मौजूद हो, यानी कि जंतुओं के रहने का वह स्थान जो स्थल पर मौजूद हो स्थलीय आवास के नाम से जाना जाता है। और जो जंतुओं का वह आवास तो या जो जल में रहते हैं, जिनका वास स्थान जल है, जिनका घर जल है, वो जलीय आवास के नाम से जाने जाते हैं। तो स्थलीय आवास के तंत्र में कौन कौन लोग आते हैं, तो स्थलीय आवास में मुख्यतः स्थलीय आवास, मरुस्थल भी एक स्थलीय आवास है, पर्वतीय क्षेत्र भी एक स्थलीय आवास है और घास का स्थल भी एक स्थलीय आवास है। तो इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और फिर जलीय आवास के अंतर्गत समुद्र आता है और तालाब और झील आते हैं। इतने जो हैं आपके हैं तालाब एवं झील। इसको मैं भाग कर दे रहा हूँ। तालाब एवं झील तो 3 तंत्र ये भी हैं यहाँ पे और 3 तंत्र ये भी हैं। तो स्थलीय आवास के बारे में तो हम जान चुके हैं, आवास के घटक के बारे में जान चुके हैं कि किसी भी आवास के प्रमुख 2 घटक होते हैं। एक घटक जो सजीव होता है वहाँ पर और एक घटक जो है निर्जीव होता है। इन दोनों घटकों को मिलाकर किसी आवास का एक तंत्र पूरा विकसित होता है, पूरा बनता है। तो अब हम चलते हैं मरुस्थलीय आवास पर। मरुस्थलीय आवास उस आवास को कहते हैं जहाँ पर कम से कम जो है आपके पौधे पाए जाते हैं ज़्यादा वहाँ पर, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, मरु मने मरा हुआ, स्थल मने स्थल। यहाँ पर जो मरा हुआ यानी जहाँ पर हरियाली बहुत कम या बहुत कम पाई जाती हो उसे हम कहते हैं मरुस्थल। यानी ऐसा स्थल, ऐसा जगह जहाँ पर बहुत ही कम हरियाली पाई जाती है, वो उसको हम कहते हैं मरुस्थल। और वहाँ पर क्या जीव होते हैं, तो वहाँ पर भी जीव रहते हैं। जैसे रेगिस्तान हुआ हम लोगों का, राजस्थान देख लीजिए वहाँ का, तो वहाँ का जो है स्थल जो है मरुस्थलीय, वहाँ का जो आवास है मरुस्थलीय आवास है। और वहाँ रहने वाले जो जीव हैं वो कैसे रहते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वहाँ दिन में पहले तो वहाँ की जो भूमि है वह ज़्यादातर जो है कंकड़ीली, पथरीली और रेतीली है, जिसके कारण वहाँ पर पौधों का उगना असंभव है। और जो पौधे भी उगते हैं वह पौधे जो है कुछ विशिष्ट ही होते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पर पौधे क्यों नहीं उगते हैं। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पर है कि जल ही जीवन जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पर जल का अभाव है। जल का स्तर बहुत नीचे है या नहीं के बराबर है। तो वहाँ पर जो बड़ा उनका जल का स्रोत जो है बहुत कम होने के कारण वह मरुस्थल नुमा है। फिर वहाँ का जो
ज़मीन है वो कंकरीली पथरीली है। और तीसरा चीज़ कारक है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस 3 मुख्य कारणों के कारण जल नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण है कंकरीली पथरीली भूमि, और तीसरा कारण है वहाँ पर तापमान का अत्यधिक होना। तो ये 3 कारकों से वहाँ पर जीवन यदा कदा कहीं स्थानों पर पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ का स्थल मरुस्थल है। अगर वहाँ पर जो सजीव पाए भी जाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं, कैसे उनका स्वभाव होता है, कैसे वो ढंग के होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर सबसे पहले एक चित्र दिखाया गया है बिल में मरुस्थल जंतु। पहले तो वह बिल बहुत ही नीचे बिल बनाकर रहते हैं, क्योंकि दिन के समय तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर रहना असंभव होता है। तो तापमान से, धूप से या गर्मी से बचने के लिए जो बिल बनाकर रहने वाले जो सजीव हैं बहुत नीचे गहरी बिल बनाते हैं और उसमें अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा है कि जो वहाँ पर स्थल के ऊपर जो जंतु पाए जाते हैं, जो स्थल के नीचे वो तो बिल बना कर रहे हैं, जो स्थल पाए जैसे ऊँट है प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो वह पहले तो उसके शरीर की संरचना बहुत ही विशिष्ट ढंग से होती है। उसके बड़े बड़े पाँव होते हैं जो उसे गर्मी से एक तरह से बचाते हैं, जो ऊष्मा निकल रही है उसके धरातल की, उससे थोड़ा उनको राहत है। और दूसरी चीज़ है कि उनके गद्दीदार पैर हैं, और सबसे बड़ी बहुत सी खूबियाँ उसमें हैं, जैसे एक बार यदि वह जल पी ले तो बहुत ही जो है ज़्यादा दिनों तक रह भी सकता है। और खूबी है कि वह जो है मूत्र का जो उसका त्याग होता है वह जो है बहुत से ज़्यादा वो कवर कर लेता है, पानी को अपने शरीर से ज़्यादा से ज़्यादा नहीं वह विसर्जित होने देता है, जिससे वह उसको प्यास बहुत कम लगती है। और तीसरी चीज़ उसकी खूबी है कि जो उसका भोजन है, क्योंकि सभी सजीवों के लिए भोजन अनिवार्य घटक है, तो जो उसका भोजन है, भोजन में वो वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं बहुत ही कटीले टाइप के होते हैं, वो भी मैं बताऊँगा कटीले क्यों होते हैं। तो जो ऊँट है उसके मुख ऐसा बना होता है कि वो कटीली झाड़ियों से भी आसानी से बिना काटा उसके मुंह में धंसे हुए उसकी पत्तियों को निचोड़ लेता है। तो इस तरह जो है वह वहाँ पर जीवन यापन करने के लिए हर हिसाब से ऊँट जो है उसकी विशिष्ट संरचनाएं हैं, उसका स्वभाव है जो उसके आवास में, मरुस्थलीय आवास में रहने के योग्य है। और उसके गद्दीदार पैर होने के कारण उसमें जो है बिना धंसे आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है। तो इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है। तो ये रहा ऊँट की खूबी। अब चलते हैं, वहाँ के जीव जंतु ऐसे ही होते हैं जो ज़्यादातर गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। और चलते हैं अब वनस्पतियों की ओर। वहाँ की वनस्पतियाँ जो है, झाड़ियाँ जो है कटीली होती हैं। पेड़ पौधे के कोई भी समानता पाया जाता है तो उसमें कांटे पाए जाते हैं। कांटे क्यों पाए जाते हैं? कांटे इसलिए पाए जाते हैं कि जब पानी की कमी होती है और बहुत कम पानी, तो उनके जो रंध्र होते हैं, पर्णरंध्र, वो कांटों के रूप में विकसित होते हैं। और कांटों का जो मुख होता है वो बहुत ही पतला होता है, जिससे पानी का उत्सर्जन जो है बहुत कम से कम हो सके। इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे जो है कटीले होते हैं। मेन कारण यही है कि पानी का जो उत्सर्जन होता है, उनके इवपोरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन जो करते हैं पौधे, वहाँ के पौधे कटीली होने के कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, पत्तियाँ नोकीली होने के कारण वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, जिससे वह जो है ऊष्मा जल हानि से वो कम से कम बच सकें। तो इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे जो है होते हैं, उनकी पत्तियाँ कटीली होती हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यही कारण है। और वहाँ पर
और एक तना होता है, देखे होंगे नागफनी जैसे है, तो नागफनी जो तना होता है बहुत मोटा होता है। मोटा होने के कारण मोम परत जो होती है पौधों को जल संरक्षण यानी जल को रोकने में सहायता करती हैं। एक तो वहाँ का इतना धूप जल का अगर न हो तो उत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे पेड़ पौधे जो है वह नष्ट हो सकते हैं। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए वह जो है अनुकूलित हो चुके हैं, और ये होता है आपका। अब इसके बाद चलते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की ओर। दूसरी स्थलीय आवास में मरुस्थली हो गया, अब चलते हैं पर्वतीय क्षेत्र की ओर। तो पर्वतीय क्षेत्र में होता क्या है, पर्वत में रहने वाले, अभी हम लोग मरुस्थल में चल रहे थे, अब पर्वत में चलने वाले का कैसा क्या होता है उसके बारे में जानने। तो पर्वत एक तो धरातल से ऊंचाई बढ़ जाती है, तो धरातल से ऊंचाई बढ़ने के कारण ये जानिए, पहला नंबर ये जानिए कि वातावरण में जैसे हम अपने इस भूमि से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो पर्वत है और जब ऊंचाई पर वो जाएगा तो वहाँ जैसे जहाँ जीव जंतु वहाँ पर रहते होंगे तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ठंडा होगा, वहाँ का जो है तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, जहाँ से वहाँ पर ठंडी क्षेत्र वातावरण बन जाएगा। जब ठंडा वातावरण बनेगा तो उस कंडीशन में कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जीव जंतु रहते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस आवास में पर्वतीय क्षेत्रों में पहला नंबर ठंड होता है, दूसरा नंबर हवाएं तेज चलती हैं। तो हवाएं तेज चलती हैं तो कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, कुछ ऐसा भी उसमें क्षेत्र होता है जिसमें इतनी हवाएं चलती हैं, और ठंडा प्रदेश है जिसमें हिमपात भी होता है, बर्फ़ भी पड़ती है। जैसे कश्मीर में देख लीजिए बर्फ़ का पड़ना, वो जो है एक तरह से पर्वतीय क्षेत्र ही हो है अक्सर। फिर पर्वतीय क्षेत्र में पौधे और जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अनेक प्रजातियां पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं, और बहुत लोग देखने के लिए जाते भी हैं, लोग जंतुओं को और वनस्पतियों का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में जो भ्रमण करते हैं। तो उसमें इसमें आपके किताब में बहुत से चित्र दिखाए गए हैं पर्वतीय क्षेत्र के, जिसमें वो पाए जाते हैं। जैसे पहाड़ी तेंदुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो है पहाड़ी तेंदुआ के बारे में दिखाया गया है। फिर देखिए यहाँ पर जो है याक है, और फिर उसके बाद पहाड़ी बकरी है, ये बकरी। तो ये कैसे अनुकूलित करते हैं और कैसे जो है वहाँ के पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे और जंतु, तो आपका दो चीज़ तो आप पढ़ेंगे। किसी आवास में, किसी आवास, कोई भी आवास है तो इसमें दो रहेंगे, एक तो रहेगा आपका वनस्पति और जंतु, जंतु और वनस्पति, एक जंतु और दूसरा नंबर वनस्पति, जंतु और वनस्पति। तो हम देखेंगे कि जंतु और वनस्पति, तो वहाँ की जंतु कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ का जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ का जो है तापमान कम होता है और हवाएं तेज चलती हैं। दो प्रमुख कारण है यहाँ पर। यहाँ पर तापमान जो है, तापमान ये कम होता है, तापमान कम होता है, और हवाएं चलती हैं, तेज़ हवा चलती है, तेज़ हवा, ये तेज़ हवाएं चलती हैं। दो यहाँ पर मुख्य होते हैं, कभी कभी तेज़ हवाएं भी चलती हैं, तापमान भी कम होता है। तो वहाँ पर जब ये होगा मौसम तो वहाँ पर ठंड का होगा, और मरुस्थल में तो गर्म, यहाँ पर मरुस्थल में गर्म वातावरण रहता है। ये जो है ठंड वातावरण रहता है, ठंड वातावरण रहता है। तो मरुस्थल में तो पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो ठंड वातावरण, तापमान कम होता है, तेज़ हवाएं चलती हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, तो यहाँ के जो जंतु होते हैं, इनके जंतुओं के जो जानवर हैं, इनकी पहले मोटी खालें पाई जाएंगी। इनके ऊपर
रोओं का एक तरह से बाल इनके बहुत ज़्यादा होंगे, तो बाल की मात्रा इनके ऊपर पाई जाएगी और इनके खाल जो होंगी वो मोटी होंगी। जैसे आप लोग देखें याक का या कोई भी है, बकरी है, भेड़ है, यहाँ के ये होंगे। वनस्पतियाँ जो होंगी, यहाँ की वनस्पतियाँ शक्वाकार होती हैं। शक्वाकार होने के पीछे यह है, शक्वाकार क्यों होती है, यहाँ की वनस्पतियाँ ऐसे जो है शक्वाकार होंगी, ऐसे शंकु के आकार की ये बनाएंगी। ऐसा क्यों होता है कि यह जो है शक्वाकार होती हैं। और जंतु जो भी जंतु है, इस जंतुओं के जो खाल होंगे वो बहुत ही मोटे पाए जाएंगे। ये जंतु जो है, यहाँ पर का जो जंतु हैं, इनकी जो खाल है ये बहुत ही मोटे पाए जाएंगे। इनकी जो खालें हैं यहाँ पर जो है बहुत मोटी पाई जाएंगी। और वनस्पतियाँ, ये खाल मोटे होने से इसको ठंड से सहायता मिलती है। वसा की, इसके चमड़ी के नीचे वसा की मोटी परत होती है। फिर इसके बाल होते हैं, खाल और बाल ज़्यादा, खाल मोटी, ये पाए जाते हैं। वनस्पतियाँ यहाँ की शक्वाकार होती हैं, सुईनुमा होती हैं, क्योंकि जब बर्फ़ इस पर पड़ेगा तो वो बर्फ़ ज़्यादा देर तक इस पर नहीं रह पाएगा और वो सड़क कर नीचे गिर जाएगा, जिससे यह इनके अंदर जो पानी है वो जम ना सके, जिनसे यह सरवाइव कर सकें, यह जो है अपने अंदर के प्रोसेस को पूरा कर सके, जिससे वह जीवित रह सकें। तो इस तरह यह पाया जाता है। इनके जो है पर्वतों पर रहने के कारण इनके जो खुर होते हैं, जो बकरी है चाहे कोई भी है, बहुत ही मजबूत होते हैं, जो उस पर रह सकें, उस पर चल सकें, आसानी से दौड़ सकें, अपने भोजन पा सकें और तमाम अपने जीवनचर्या को कर सकें। अब एक और है, आपका अगले पार्ट में बताएंगे घास का स्थल क्या होता है। अभी फ़िलहाल आप लोग स्थलीय आवास में मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र खत्म कर दिए। अगले पार्ट में हम बताएंगे, 5वें पार्ट में, घास के स्थल के बारे में और